300 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को पर झुंड बनाकर हमला किया। पुतिन का अभेद वायु रक्षा घेरा टूट गया है, जिससे राजधानी के अमीर लोग घबरा गए हैं, क्योंकि हवाई अड्डे बंद हो रहे हैं और मलबा गिर रहा है। नुकसान सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। ब्रायंस्क के गवर्नर ने यूक्रेनी हमलों की ताज़ा लहर को पूरे युद्ध का सबसे शक्तिशाली हमला बताया है, यह स्वीकारते हुए कि रूस के पास अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए संसाधन खत्म हो रहे हैं। रूस के लिए इस सब का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि यूक्रेनी हमले और भी बढ़ने वाले हैं। 3 दिन पहले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जर्मनी और यूक्रेन ने एक बड़ी घोषणा की, एक संयुक्त उद्यम जो पहले से ही यूक्रेनी सेना के लिए ड्रोन बना रहा है। सबसे खास बात यह रही कि घोषणा में जेलेंस्की ने मंच पर पहली खेप ली। यूक्रेन का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। वे साल के अंत तक पूरे यूरोप में ऐसी 10 से अधिक फैक्ट्रियां चाहते हैं जो ड्रोन बनाएं और यूक्रेन की हमलावर क्षमता को बढ़ाएं। इसका मतलब है कि रूस पर हमला करने की यूक्रेन की क्षमता हर महीने हर नई फैक्ट्री के साथ बढ़ती जाएगी। और रूसियों की बात करें तो उन्हें यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। यह रूस का एक लोकप्रिय प्रचारक शो है जो जर्मन निर्मित ड्रोन से लड़ने की खबर पर प्रतिक्रिया दे रहा है। सुनिए, और गर्व और खुशी के साथ वे दिखाते हैं कि कैसे जर्मन फैक्ट्रियों में बने जर्मन ड्रोन रूसियों को मारेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भी पिस्टोरियस इससे बहुत खुश हैं। वे ड्रोन जो रूस की शांतिपूर्ण जनता के लिए मौत लेकर आएंगे, उन पर केवल यूक्रेनी झंडा ही नहीं बल्कि जर्मन झंडा भी होगा, और जर्मन वेहरमाच्ट की स्लावों को नष्ट करने की सोच के प्रति निष्ठा का प्रतीक भी होगा। अब इससे कुछ और कहा जाता है इस वेहरमाच्ट को। क्या सच में कुछ बदला? कुछ तो बदला है वास्तव में। अपमान तो साफ है। एक ऐसी जंग के 3 साल बाद जिसे रूस को 3 दिनों में जीतना था, और अब वे फिर से जर्मन हथियारों का सामना कर रहे हैं। लेकिन प्रचार एक बात है। आइए देखें ये ड्रोन क्या कर रहे हैं। हम मॉस्को से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर वहां सुरक्षित नहीं है तो रूस में कहीं भी नहीं है। 15 फरवरी को यूक्रेन ने मॉस्को पर पहले करीब 200, फिर 1 घंटे बाद 100 और ड्रोन छोड़े। एक ही ऑपरेशन में राजधानी पर 300 ड्रोन दागे गए। पुतिन ने अपने महल और शहर के अभिजात वर्ग की सुरक्षा के लिए शहर को बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों से घेर लिया है, लेकिन हर प्रणाली की एक कमजोरी होती है और उसे भारी दबाव में लाया जा सकता है। अगर आप काफी ड्रोन भेजें तो कुछ जरूर पार करेगा। यही हुआ। मॉस्को के मेयर के मुताबिक सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए, और जो नुकसान हमने अभी क्लिप में देखा वो सिर्फ गिरते मलबे से था। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि यह सच है। शायद रूस मॉस्को में सभी यूक्रेनी ड्रोन गिरा रहा है। उस स्थिति में भी रूसी अभिजात वर्ग अभी भी परेशान है। इसका कारण सीधा है। हर बार मॉस्को के पास ड्रोन दिखते ही हवाई अड्डे बंद हो जाते हैं, कई बार घंटों तक, जिससे उड़ानें रद्द होती हैं और शेड्यूल बिगड़ जाते हैं। यही वह समय है जब अभिजात वर्ग ध्यान देना शुरू करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस युद्ध को वे मानते थे कि कहीं और हो रहा है, वह अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। वही अभिजात वर्ग जिन्हें पुतिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वे युद्ध के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, और जैसे जैसे यूक्रेन की ड्रोन क्षमताएं हर महीने बढ़ रही हैं, वे इसे और भी ज्यादा महसूस करेंगे। अब यही मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर मॉस्को असहज है तो रूस के सीमा क्षेत्रों में हालात और भी बुरे हैं। मुझे नहीं पता शब्द सही है या नहीं, लेकिन यही सच है। क्योंकि हर बार जब रूस किसी यूक्रेनी पावर प्लांट पर हमला करता है तो यूक्रेन भी पलटवार करता है, और बहुत जोरदार पलटवार करता है। 15 फरवरी को 300 ड्रोन मॉस्को भेजने के साथ ही यूक्रेन ने ब्रायंस्क पर भी हमला किया, जिसे वहां के गवर्नर ने युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे शक्तिशाली बताया। यह यूक्रेनी प्रचार नहीं है, यह एक रूसी गवर्नर से आ रहा है जिसे पुतिन ने नियुक्त किया। इससे नुकसान की गंभीरता समझ सकते हैं। इसे और भी बुरा यह बनाता है, गवर्नर ने यह भी स्वीकार किया जो पुतिन छुपाना चाहते हैं। यूक्रेन का ड्रोन और मिसाइल उत्पादन बढ़ रहा है, जबकि रूस के पास अब पहले से कम वायु रक्षा प्रणाली बची हैं। वे यूक्रेनी हमलों में उन्हें खोते जा रहे हैं, और जाहिर है सामान्य घिसावट के कारण भी। इस हफ्ते यूक्रेन की अल्फा ऑपरेशन यूनिट ने कहा कि 2025 में लंबी दूरी के हमलों से रूसी पैंटसिर वायु रक्षा प्रणालियों की संख्या आधी कर दी। अब यह रूसी आकाश की सुरक्षा के लिए पहले से ही विनाशकारी है,
लेकिन यह पुतिन के बैंक खाते के लिए भी विनाशकारी है। हर पेंटसिर सिस्टम की कीमत करीब 15 से 20 मिलियन डॉलर है और यह रूस की वायु रक्षा का मुख्य हिस्सा है। इसका मतलब है कि अल्फा यूनिट ने सिर्फ एक साल में जो नुकसान पहुंचाया उसकी कुल कीमत लगभग 4 अरब डॉलर है। यह तो सिर्फ वायु रक्षा को हुए नुकसान की कीमत है। अब सोचिए, यूक्रेन जितना नुकसान पहुंचा सकता है उसकी कीमत का हिसाब लगाइए, क्योंकि रूसी रिफाइनरियों की, रूसी बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए कोई वायु रक्षा प्रणाली नहीं है। और यही तो हो रहा है, और यही वजह है कि बेलगोरोद, ब्रायंस्क जैसी सीमा क्षेत्रों के गवर्नर सार्वजनिक रूप से क्रेमलिन से कीव पर हमले कम करने की अपील कर रहे हैं। उनकी सोच सीधी है। हर बार पुतिन के हमले पर यूक्रेन पलटवार कर सीमा क्षेत्रों को निशाना बनाता है, और चूंकि रूस के पास अपने ही लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त वायु रक्षा प्रणाली नहीं है, नागरिकों को परेशानी हो रही है। उन्हें बिजली चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, और उन्हें ये सब सर्दी में जिंदा रहने के लिए चाहिए। सच कहूं तो पुतिन को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि उनका मकसद रूसियों की भलाई नहीं बल्कि यूक्रेनियनों का अस्तित्व खत्म करना है। ये मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, ये संदेश सीधा रूसी सरकारी टीवी से आ रहा है। वे इसे खुलेआम कह रहे हैं। सुनिए। मैंने हमेशा यही कहा है। मैंने हमेशा यही कहा है। जो लोग पहले एक रूस समर्थक यूक्रेन की बात करते थे, जो कहते थे कि सैन्य और राजनीतिक तरीकों को मिलाना जरूरी है, अब वे समझ गए हैं कि यह काम नहीं करता और यह सब बेकार है। इस युद्ध के राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रूस को यूक्रेनी राज्य को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। यह नष्ट कर दिया गया है, पूरा विघटित कर दिया गया है। उस क्षेत्र में संगठित जीवन का हर रूप समाप्त हो जाना चाहिए। उस राज्य की रूपरेखा के भीतर जो सोवियत संघ के खंडहरों पर उभरा था, वहां हर संगठित राजनीतिक जीवन खत्म होना चाहिए। इस राज्य को एक मृग तृष्णा की तरह समाप्त होना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि आप बस वहां के राजनेताओं को बदल सकते हैं, या आप बस जेलेंस्की और यरमाक को हटा सकते हैं और ऐसी दूसरी बकवास कर सकते हैं। नहीं, बात वो नहीं है। यूक्रेन या उसकी राजधानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन जैसे राज्य की राजधानी। सुनिए वे क्या कह रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन की सरकार बदलना नहीं है, सिर्फ दोनेत्स्क या वे क्षेत्र वापस लेना नहीं है जिन्हें पुतिन ऐतिहासिक रूप से रूसी बताते हैं। यूक्रेन को देश के रूप में खत्म करना ही मुख्य उद्देश्य है। इसी सोच से बातचीत विफल हो रही है। यूक्रेन के लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे ऐसे व्यक्ति से बात करें जो उनके अस्तित्व को नहीं चाहता। सौभाग्य से यूक्रेन यह समझता है। वे जिस स्थिति में हैं उसी वजह से उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। अगर पुतिन निष्पक्ष रूप से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है तो यूक्रेन बस उस चीज को निशाना बनाएगा जिसकी उन्हें परवाह है, और वह है उनका बैंक खाता। आज सुबह यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र की इल्स्की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। यह दक्षिणी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और यह एक महत्वपूर्ण संयंत्र है जो रूसी सेना को ईंधन की आपूर्ति करती है। मुझे यकीन है कि आप लोग यह जानते हैं, लेकिन जब एक रिफाइनरी में आग लग जाती है तो उसके लिए अपने ग्राहकों को ईंधन की आपूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। और फिर क्रीमिया में यूक्रेन ने काचा एयरफील्ड पर हमला किया। यह वही एयरबेस है जिससे रूस यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन लॉन्च करता है। तो ऐसे किसी ठिकाने को नष्ट करना जो ड्रोन लॉन्च करती है, वह सिर्फ हमला नहीं है बल्कि असल में आत्मरक्षा है। और यही तर्क है। जब यूक्रेन रूसी ऊर्जा ढांचे पर हमला करता है तो देखिए, रूस इस युद्ध को विदेशों में तेल बेचकर फंड कर रहा है। अगर यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों व तेल क्षेत्रों पर हमला करता है तो वह अपने सैनिकों और मोर्चे की मदद करता है। और यह ऐसा दबाव है जो सिर्फ रूसी सेना को ही नहीं बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। और जैसा कि हमने पहले कहा है, युद्ध जीतने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: पैसा, पैसा, पैसा। पुतिन को यह सब जुटाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। राजस्व घटा है, प्रतिबंध असर कर रहे हैं, रिफाइनरियां जल रही हैं। यहां तक कि आम रूसी भी अब सार्वजनिक रूप से उन तमाम दबावों के बारे में बात करने लगे हैं जो वे महसूस कर रहे हैं, भले ही वे यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। इस क्लिप को सुनिए। पर क्यों? क्या ये सच में गलत है? खैर, सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई, समस्याएं, परेशानियां। हमें हो रही बातों को समझना होगा। इंटरनेट पर अफवाह है कि यूटिलिटी बिल्स 30,000 तक पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये मजाक है। फिलहाल तो ये स्पष्ट नहीं है कि वे ये कीमतें कहां से लाते हैं।
हाँ, ये काफी बढ़ गए हैं, लेकिन कितने तक? देखिए, मुझे प्रतिशत तो नहीं पता, लेकिन अगर हीटिंग 3 थी तो अब वो 5 हो गई है। इसमें गलती किसकी है? सरकार की? बेशक। यहाँ हर चीज के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारी सरकार, राष्ट्रपति हैं। क्या आपने देखा है कि घर और यूटिलिटी सर्विसेज की कीमतें बढ़ गई हैं? हमने देखा है, हम उन्हें नियमित चुकाते हैं। हमने देखा और हैरान रह गए। लोग, खासकर पेंशनर्स, कैसे गुजारा करते हैं कहना मुश्किल है। हालांकि हमारा देश उत्पादक और अग्रणी है और अपनी बिजली निर्यात करता है, और फिर भी आप देख सकते हैं कि हम किस हालत में हैं। लेकिन मैं अच्छे की उम्मीद कर रही हूँ। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपने आवास और सुविधाओं की बढ़ती कीमतें देखी हैं? उन्हें कौन नहीं देखेगा, शायद बस कोई अंधा ही। और क्या कीमतें बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। फिर से, एक बार फिर भ्रष्टाचार। हमारा देश हमेशा मूर्खों और खराब सड़कों के लिए मशहूर रहा है। मूर्खों